Back to my channel. So today we'll begin up with yet another chapter of class 12th chemistry, that is chemistry in everyday life. And ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बच्चों को बहुत ही बुरा लगता है, पर ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी सिंपल. आई वुड से द सिंपलेस्ट चैप्टर इन क्लास 12th केमिस्ट्री. मतलब इसमें और कुछ बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत नाम है याद रखने वाले. वो आप मैं बताऊँ 2-3 बार पढ़ लोगे ना चैप्टर, इट्स प्रीटी मच डन. कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, बहुत आसान है ये. ठीक है, तो शुरू करते हैं. So by now you have learned the basic principles of chemistry and also realized that it influences every sphere of human life. तो इसमें तो यार कुछ है ही नहीं समझाने वाला, क्या बोल रहे हैं ये भाई. अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि केमिस्ट्री में जो हमारी पूरी लाइफ में पता क्या है, हम कुछ भी देख लें हर चीज़ में केमिकल्स, केमिस्ट्री मतलब हर जगह पे यूज़ होती है. The principles of the chemistry have been used for the benefit of mankind. This think of cleanliness, the material जो आप cleanliness के लिए बनाते हैं, क्या soaps हो गए, detergents, household, ये सारे कैसे बने हैं? Obviously chemicals हैं, ये chemicals से बने हैं, chemistry की help से बने हैं. Look towards the beautiful clothes immediately. आप देखो कितने टाइप के फाइबर्स होते हैं, राइट? बीट कॉटन, रेयॉन, पॉलीसिंथेटिक एंड ऑल दीज, ये सारे क्या हैं? Silk and everything. Or what are these? These are different types of fibers. और fibers क्या हैं? Again chemical structures, right? Food material जो आप खाते हो ये भी different chemicals से बना है. Of course sickness, diseases remind us of medicines. और medicines क्या है? जैसे कोई भी like आजकल we cannot literally stay without medicines, and medicines क्या हैं? Chemicals हैं. Explosive fuels, rocket propellants, buildings and electronic materials are all chemicals. Chemistry has influenced our life so much that we do not even realize that we come across chemicals at every moment, that we ourselves are beautiful chemical creation and all our activities are controlled by chemicals. In this unit we shall learn the applications of chemistry in 3 important and interesting areas, namely medicine, food materials and cleansing agents. तो ये 3 जगहों पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनका केमिकल्स का रोल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मेडिसिन्स की. तो ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस. ड्रग्स जो हैं, ड्रग्स क्या होते हैं? लो केमिकल्स ऑफ द लो मॉलिक्यूलर मास, यानी कि ड्रग्स क्या हैं? केमिकल्स हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर मास है जिनका. ड्रग्स क्या होता है? देखो ड्रग्स और मेडिसिन, हम ड्रग्स को एकदम से कोरिलेट कर लेते हैं. व्हाट आर ड्रग्स? हम सोचते हैं कि दीज आर समथिंग जो हमारे लिए एडिक्टिव हैं, हम तुरंत उनको एक तरफ से हम क्या कहते हैं, उनको एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं. ड्रग्स यानी कि एडिक्शन वाली चीज़ें, पर ड्रग्स ही मेडिसिन है. इस चीज़ को याद रखो. मेडिसिन का अगर हम अमाउंट बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए एडिक्टिव है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिसिन जो हैं, ड्रग्स भी मेडिसिन हैं, पर वो अगर ज़्यादा अमाउंट मिले तो वो एडिक्टिव हो जाते हैं. ठीक है. दे इंटरेक्ट विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट एंड produce biological response. When the biological response is therapeutic and useful, these chemicals are called medicines. अब क्या है, अगर हम जैसे कोई भी मेडिसिन का कोई भी ड्रग, जैसे कोई भी केमिकल का यूज़ करें और वो हमारे लिए थेरापेटिक है, यानी कि हमारे लिए कोई डिसीज़ को सही करती है, हमारे लिए थेरापेटिक है, वो क्या कहलाती है? मेडिसिन. ठीक है. And are used in the diagnosis, prevention and treatment of diseases. If the taken in higher dose, अगर हम इन्हें higher dose में लेंगे तो क्या होता है? ये potential poison बन जाता है, यानी ये एक टाइप का हमारे लिए जहर है ये. तो use of chemicals for therapeutic effect, chemotherapy, chemo मतलब chemicals, तो chemicals की यूज़ करना कोई भी डिसीज़ को क्योर करने के लिए, केमिकल की थेरेपी देना, what is that? That is chemotherapy. Okay, let's move on to the next page, that is क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. अब क्लासिफिकेशन ड्रग्स को 4 बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है. क्या है? पहला है फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट. अब फार्मेकोलॉजिकल, आप नाम से देखो, फार्मेसी, लाइक हम क्या बोलते हैं यूजुअली, फार्मेसी किसको बोलते हैं? हम जो जहाँ से मेडिसिन लेके आते हैं, है ना. तो दिस क्लासिफिकेशन, अभी फार्मेसी वाले जैसे जो वहाँ पे हैं बैठे हैं, सपोज जो भी हमें मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, अब उनके दिमाग में क्या होता है कि ये चीज़ें हैं जो कि पेन किलर्स हैं, ये चीज़ें क्या हैं जो कि सपोज स्टमक एक सही करते हैं, ये चीज़ें हैं जो फीवर कम करते हैं, एंटीपायरेटिक हैं. तो ये सारे क्या हो जाते हैं? फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी फार्मेकोलॉजिकली बेसिस पे, जैसे कि उन्होंने अपने दिमाग में जिस बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है कि ये पेन किलर्स हैं, ये इस टाइप के हैं, ये इस टाइप के हैं, वो वाला जो क्लासिफिकेशन है, यानी बेसिकली हमारे लिए जो यूज़फुल वाला है, जैसे हमें पता है ना ये चीज़ें पेन किलर में हैं, तो हमें हमारे लिए जो यूज़फुल वाला क्लासिफिकेशन है वो होता है फार्मेकोलॉजिकल. द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, इट इज़ यूजफुल फॉर द डॉक्टर्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम अ होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर्स, एंटीसेप्टिक्स होती हैं जो कि कोई ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकती हैं.
उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। अब ड्रग एक्शन यानी कि ड्रग कहाँ पे जाके कंबाइन कर रहा है, कैसे एक्शन क्या कर रहा है वो बॉडी में। जैसे सपोज एंटी हिस्टामाइन है, वो क्या करता है, हिस्टामाइन के रिसेप्टर्स को हमारी बॉडी में क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है, वो हो जाएंगे एंटी हिस्टामाइंस। उसके बाद है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, अब भाई क्या स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है, उस बेसिस पे डिवीजन है। अब ड्रग्स क्लासिफाइड इन दिस वे शेयर कॉमन स्ट्रक्चर एंड फीचर्स एंड ऑफर हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। जैसे कि सल्फोनामाइड्स जो होते हैं, सल्फा ड्रग्स जिन्हें बोलते हैं हम, सल्फोनामाइड्स, ये बेसिकली ना एक तो सिफिलिस की ट्रीटमेंट में एक यूज़ होती है सल्फेनामाइड, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सल्फेनामाइड का एक कॉमन स्ट्रक्चर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, अगेन पहले क्या लगाओगे, सिंपल, इधर मैं फिर सेम बना के दिखा रही हूँ, देखो बेंजीन रिंग बना दोगे, नीचे लगा दोगे अमीनो ग्रुप, ऊपर सल्फोनिल क्लोराइड आपने देखा होगा क्या होता है, SOOCl, है ना। तो वैसे ही सल्फोनामाइड तो सल्फोनामाइड, माइड में लगा दो NH और R, अमाइड है ना, NHR, गॉट इट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, यानी कि वो कहाँ पे जाके एक्शन कर रहा है, क्या उसका मॉलिक्यूलर टारगेट है। ड्रग्स यूजुअली इंट्रैक्ट विद बायोमोलिक्यूल्स सच एज carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid. They are called the target molecules or the drug targets. Drug possessing some common structure feature may have the same mechanism of the action on target. The classification based on the molecular target is most useful classification for medicinal chemist. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग टारगेट एक्शन, कि भाई ड्रग जब टारगेट के साथ कंबाइन करती है तो क्या इंट्रैक्शन होती है उनके बीच में, वो पढ़ेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन अ बॉडी। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स बनाते हैं, और दोज विच आर क्रूशियल टू कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड हैव कोडेड जेनेटिक मटेरियल फॉर जेनेटिक, जो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA और RNA, जो कि जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करते हैं। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। वी शैल एक्सप्लेन द ड्रग टारगेट इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड द एंजाइम्स एंड द रिसेप्टर्स। अब इन्होंने देखो क्या बता रहे हैं, एंजाइम एज ड्रग टारगेट, कैटालिटिक एक्शन। अब एंजाइम का क्या फंक्शन होता है, तो आपको पता ही है, कैटालिसिस करता है, राइट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द एंजाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। अब एंजाइम कैटलाइज कैसे करता है, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता कैसे है। या फिर एक्चुअली एक चीज़ बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, कुछ एंजाइम स्पीड डाउन भी करते हैं रिएक्शन को। तो बेसिकली वो कैसे, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कैटलाइज कैसे करता है, यानी कि उसकी सपोज बढ़ाता कैसे स्पीड को, ठीक है। फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड अ टारगेट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन। अब इसकी ना क्या होते हैं, दो बेसिक टेक्निक्स हैं जैसे कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। दो बेसिक टेक्निक्स हैं, एक ये है और एक ही लिखी है। पहली पढ़ते हैं। The first function of enzyme is to hold the substrate molecule for the chemical reaction. अब क्या करेगा, वो अपनी जगह पे होल्ड करेगा। जैसे ये है क्या, एक एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट होती है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को होल्ड करेगा, जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है, ठीक है। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द suitable position so that it can interact by their reagent effectively. Substrate bind to the active site of the enzyme through a variety of interaction such as ionic bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इन कोई भी बॉन्डिंग हो सकती है अलग टाइप की, जिससे ये सबस्ट्रेट इधर एंजाइम होल्डिंग सबस्ट्रेट, ये मतलब जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा। सेकंड फंक्शन क्या है एंजाइम का, ये प्रोवाइड करता है फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन। यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है जो कि क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा, केमिकल रिएक्शन कराएगा। ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन, अब इसमें क्या होता है, जो ड्रग होता है वो टारगेट, अब सबस्ट्रेट की जगह पे ड्रग आके अटैच हो जाता है एक्टिव साइट पे, तो वो इनहिबिशन कर देता है, यानी कि सबस्ट्रेट अब फर्दर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाता बल्कि ड्रग हो जाता है, जिस वजह से सबस्ट्रेट और जब ये रिएक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। ड्रग inhibit any of the above mentioned activities of the enzyme. These can block the binding site of the enzyme and prevent the holding of the substrate or can inhibit the activity of the enzyme. Such are called the enzyme inhibitor, क्योंकि ये activity of enzyme को inhibit कर रहा है। इसके दो different ways हैं कैसे act कर सकता है। एक कर सकता है कि ये अपना उसके जैसा दिखने में हो, ड्रग सबस्ट्रेट जैसा दिखने में, और यहाँ पे इसकी जगह पे आके कंबाइन कर जाए। क्या है, ड्रग्स compete with the natural substrate for the attachment on the active site, such is called the competitive inhibitor। ये एक competitive inhibitor है। और दूसरा क्या है,
एलोस्टेरिक इनहिबिटर बोलते हैं इनको, वैसे एलोस्टेरिक इनहिबिशन कह देते हैं। क्या होता है, इनहिबिटर जो है ये इस एक्टिव साइट पे आके कंबाइन नहीं करता, पर एक एलोस्टेरिक साइट पे इनहिबिटर आके, ड्रग आके इस एलोस्टेरिक साइट पे कंबाइन कर देता है, जिस वजह से इस एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है। देखो पहले ऐसे थी, अब ऐसी हो गई। अब ये सबस्ट्रेट को पहचान नहीं पाएगी और अपने अंदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड नहीं करा पाएगी। सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, these bind to different site of the enzyme which are called the allosteric site. This binding of the inhibitor to the allosteric site changes the shape of the active site in such a way that the substrate cannot recognize it. If the bond formed between an enzyme and the inhibitor is strong covalent bond and cannot be broken easily, then the enzyme is blocked permanently. ठीक है, अब आया रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स। अब सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ड्रग्स को रिसेप्ट करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं बेसिकली। द रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन्स। रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन्स, मैंने बताया था, दैट आर क्रूशियल इन द बॉडी कम्युनिकेशन। मेजॉरिटी ऑफ देम आर एम्बेडेड। अब क्या बोला है मैंने आपको, सेल मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर proteins are embedded in the cell membrane in such a way that there is small part possessing active site projects out of the surface of the membrane and opens on outside region of the cell membrane. उसके बाद in the body the message between the two neurons and that between the neurons to the muscle is called the, अब chemical messenger क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन। ये आपने एक्चुअली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये पता होगा। ये बस एक्चुअली पता है क्या बात है, ये टॉपिक वैसे आजकल इसमें कटा हुआ है, ये टॉपिक नहीं है अब, पर स्टिल मैं करा रही हूँ क्योंकि मे भी कुछ बच्चों के में हो, तो देख लो अब क्या है। इन द बॉडी मैसेज बिटवीन द टू न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन द न्यूरॉन्स टू द मसल इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स। अब पता है क्या होता है, हमेशा ये आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा, क्या कि कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन, एक जैसे सपोज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है तो उसके लिए क्या होता है, उनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि उस इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे में क्या करता है, ट्रांसफ़र। वो कौन सा होता है, एसिटाइलकोलाइन। तो और भी होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे डोपामाइन होता है, गाबा होता है ना, ऑल दोस स्टफ। तो वो होते हैं केमिकल मैसेंजर जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स है वो जनरेट करते हैं। उसके बाद अब ये देखो क्या लिखा है, ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द नेचुरल फंक्शन, यानी कि जो इनहिबिटरी ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब पता है क्या है, उल्टा काम करना। एंटागोनिस्टिक मीन्स उल्टा, अपोजिट। ठीक है, सो दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ द मैसेज इज रिक्वायर्ड। उसके बाद देर आर अदर काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक टू द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑफ द रिसेप्टर, दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक्स। तो वही ड्रग्स को जो उल्टा काम करते हैं, ऑपोजिट करते हैं, रोकने का काम करते हैं, होता है एंटागोनिस्टिक्स। अब आया थेरापेटिक एक्शन ऑफ द डिफरेंट ड्रग्स। अब थेरापेटिक एक्शन क्या है, थेरापेटिक यानी कि जैसे सपोज एंटासिड है, एंटासिड क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। एंटीहिस्टामाइन क्या करते हैं, जो एलर्जेटिक रिएक्शन, एलर्जेटिक रिस्पॉन्स को कम कर देते हैं। ठीक है, एंटासिड की बात आई, चलो एंटासिड से शुरू करते हैं। एंटासिड क्या करता है, एसिडिटी को, स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। अब क्या होता है, जब ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड हो जाता है स्टमक में, वो हमारे को इरिटेशन और पेन करता है। यानी कि जब एसिड जो है हमारे स्टमक में बढ़ जाता है किसी वजह से, एसिड कौन सा होता है, HCl एसिड होता है ना हमारे स्टमक में, जो कि क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वही क्या करता है, इरिटेशन और पेन कर देता है अगर वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाए, कहते हैं ना हम एसिडिटी होना, वही है ये। इन सेवरल केसेज अल्सर्स हो जाते हैं HCl की वजह से स्टमक में। अंटिल 1970 ओनली अब पहले क्या था, 1970 तक सिर्फ एक ट्रीटमेंट था इनका। क्या होता था वो, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया जाता था। क्या देते थे, फिर से देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 देते थे, या फिर क्या देते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या देते थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे देते थे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये 3 चीज़ें देते थे। कब तक, 1970s तक। पर फिर क्या हुआ देख लो आगे। हाउएवर द एक्सेसिव, अब पता क्या हो, अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करें, क्या होता था, अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करें तो ये ना पीएच को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देता था। मतलब स्टमक के एसिडिक पीएच को इतना बढ़ा देता था कि स्टमक और ज़्यादा एसिड बनाने लगता था, जिस वजह से एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो NaHCO3 क्या करता था, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या काम था कि ये क्या कर देता था कि स्टमक की जो पीएच है इतना ज़्यादा बढ़ा देता था, जिस वजह से और एसिड बनने लगता था और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इसको ज़्यादा तक नहीं करते थे सपोर्ट, इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, ये नॉर्मल लेवल तक रखता था पीएच को। देखो, एक्सेसिव हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन मेक द स्टमक अल्कलाइन एंड ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ इवन मोर एसिड,
मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेटर अल्टरनेटिव बिकॉज बीइंग इनसॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए ये कुछ पीएच को न्यूट्रलिटी के ऊपर यानी 7 पीएच के ऊपर नहीं बढ़ने देता है। वेरस जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो पीएच को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से और एसिड बनता है स्टमक में। दीज ट्रीटमेंट्स कंट्रोल ओनली, अब ये ट्रीटमेंट जो है कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो देखो है नहीं, तो ये क्या है, सिर्फ सिम्टम्स को कम कर देते हैं। देयरफॉर दी विद दीज मेटल सॉल्ट्स द पेशेंट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड ईजीली। इन एडवांस डेज अल्सर जो है बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, यानी कि फैटल हैं आजकल, और ओनली ट्रीटमेंट क्या है, स्टमक का उस पार्ट को स्टमक के निकाल देते हैं अल्सर, जहाँ पे अल्सर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो सीवियर केस में पहुँच जाए तो। ओके वेट या अब आया एंटी हिस्टामाइंस। हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन पता है कब देते हैं, एंटी हिस्टामाइन तब देते हैं जब हमारे कोई एलर्जेटिक रिस्पॉन्स हो जाता है, जैसे सपोज किसी कुछ लोगों को जैसे सपोज विंड अपना पोलन से एलर्जी है, तो क्या है जब वो पोलन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो विंड पाइप है वो क्या हो जाती है, थिन। देखो मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको, देखिए हिस्टामाइंस क्या करते हैं, हिस्टामाइन क्या होता है, वासोडाइलेटर बोलते हैं इन्हें, हिस्टामाइंस क्या होते हैं, वासोडाइलेटर। वासोडाइलेटर यानी कि ये डाइलेट कर देते हैं किसको, ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं। अब ये देखो ये हमारी विंड पाइप है, इसके चारों तरफ की ब्लड वेसल को डायलेट कर देते हैं, यानी कि डायलेशन मतलब बढ़ा देते हैं। जैसे पहले इतनी थी सपोज, ठीक है, अब वो इन वेसल्स को डायलेट कर देगा, यानी कि इनको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ऐसे कर देगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी। जब हिस्टामाइन कब बनता है, जब भी कोई एलर्जेटिक चीज़ आती है, जैसे पोलन आ गया, अब देखो इतनी सी रहेगी विंड पाइप, विंड पाइप कितनी पतली होगी हमारी, जिस वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इतनी सी जगह से सिर्फ विंड पास होती है, इसलिए हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम क्या दे देते हैं, एंटी हिस्टामाइन। जब भी कोई एलर्जेटिक रिस्पॉन्स होता है एंटी हिस्टामाइन दे देते हैं, जिस वजह से वापस नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है और विंड पाइप वापस प्रॉपर हो जाती है साइज़ की, ठीक है, ये बात है। इधर पढ़ते हैं क्या लिखा है इन्होंने। Okay, a major breakthrough is the treatment of the hyperacidity came through the discovery of, अभी पता क्या है, ये तो मैंने आपको एंटी हिस्टामाइन बताया, आगे बताएंगे। अभी बता रहे हैं एंटी हिस्टामाइन ना स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए भी दिया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया एलर्जेटिक रिस्पॉन्स वाली चीज़, ये भी आगे लिखी हुई है, पर ये पहले क्या बता रहे हैं कि स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए भी एंटी हिस्टामाइन दिया जाता है। अ मेजर ब्रेक डाउन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपर एसिडिटी केम थ्रू द डिस्कवरी अकॉर्डिंग टू विच A chemical histamine stimulates the secretion of pepsin and hydrochloric acid in the stomach। एक केमिकल है हिस्टामाइन, मैंने आपको बताया था, उसका एक और फंक्शन है, क्या है, एक तो वाइसोडाइलेशन है, दूसरा उसका फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, जो हमारी क्या बोलते हैं स्टमक है उसमें एसिडिटी बढ़ाता है, HCl की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिस वजह से हम उसको एंटी हिस्टामाइन देते हैं, तो क्या होता है कि एसिडिटी कम हो जाती है। द ड्रग्स, अब कौन और ड्रग्स हैं जो कि देते हैं हम, क्या है वो, सिमिटिडीन टैगमेंट, ये सेम है, सिमिटिडीन का दूसरा नाम है टैगमेट, ठीक है, विच डिज़ाइन टू प्रिवेंट द इंट्रैक्शन ऑफ द हिस्टम। अभी हिस्टामाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, सिमिटिडीन या टैगमेट की बात कर रही हूँ मैं, ये क्या करता है, स्टमक के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है हिस्टामाइन वाले, जिस वजह से हिस्टामाइन की प्रोडक्शन नहीं होती, और हिस्टामाइन क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है। दिस रिजल्ट इन अब इस वजह से लेसर एसिड बनता है। तो इंपॉर्टेंट और भी ड्रग्स हैं इसकी जैसी जो कि लार्जेस्ट सेलिंग है, अब कौन सी है, जेंटिडीन या फिर रेंटिडीन या फिर जेंटेक इसका दूसरा नेम है। तो अब 3 ड्रग्स बता दी इन्होंने एसिडिटी को कम करनी, हिस्टामाइन, सिमिटिडीन का दूसरा नाम अभी उन्होंने लिखा था क्या है, टैगमेट, और रेंटिडीन का दूसरा नाम है जेंटेक, ठीक है, दोनों ये नाम याद होना, स्ट्रक्चर तो मुझे नहीं लगता है आप याद रख पाओगे, तो इट्स बेटर जस्ट आप इनके नेम्स याद रख लो अच्छे से। अब सिस्टम अभी इन्होंने बताया हिस्टामाइन इज अ पोटेंट वासोडाइलेटर, जो मैंने आपको ऊपर बात बताई थी ना, वासोडाइलेटर यानी कि डायलेशन, यानी कि वासो यानी कि वेसल, डायलेशन यानी कि बड़ी करना, इंक्रीज करना साइड, डायलेट का मतलब आपको पता ही होगा, बड़ा करना, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है पतला करना, डायलेट यानी बड़ा करना। It has various functions. It contracts the smooth muscles in the bronchi and the gut and relaxes the other muscle, जिस वजह से क्या होता है, हमारी जो सांस लेने की विंड पाइप है वो पतली हो जाती है। हिस्टामाइन क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन, वही नेजल कंजेशन, जैसे जब हमारे को पोलर हो गया, देखो एलर्जेटिक रिस्पॉन्स हो गया पोलन से तब, या फिर कॉमन कोल्ड हो गया तब, क्या होता है हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से होती है ये। उसके बाद क्या है, सिंथेटिक ड्रग्स। अब इसके हिस्टामाइन जैसे कि एलर्जेटिक रिस्पॉन्स वगैरह को हटाने के लिए ड्रग्स बताई हैं कौन सी हैं, एक तो है बॉम्फेरिडमीन, और इसका दूसरा नाम है ब्रोमफेनिरामाइन का दूसरा नाम क्या है, डाइमटैक, ब्रोमफेनिरामाइन का दूसरा नाम है डाइमटैक, टोफेरिडेन का है सेल्डेन दूसरा नेम। सो दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन of the histamine by competing with the histamine for binding sites of the
receptor where the histamine exerts its effect. Now the question arises, why do above mentioned antihistamine do not. अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोला है इन्होंने कि अब भाई हम देख रहे हैं जो एंटीहिस्टामाइंस हम देते हैं अगर हमारे को कोई एलर्जेटिक रिस्पॉन्स होता है, पर हम एंटीहिस्टामाइन तब भी देते हैं जब हमें एसिडिटी होती है. तो भाई स्टमक को कैसे पता चलता है कि ये एसिडिटी कम करने के लिए एंटीहिस्टामाइन दे रहे हैं या फिर वासोडाइलेशन के लिए? क्योंकि ना पता है क्या है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं. हम जहाँ पे दे रहे हैं उस हिसाब से उनके रिसेप्टर्स होते हैं. जो हमारा एसिडिटी वाला रिसेप्टर है वो अलग जगह पे है. द रीज़न देखो क्या है, द रीज़न इज एंटी एलर्जेटिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स. ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करती हैं. ठीक है, इसलिए इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ताकि वो अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करें. अब आर ट्रैंक्यूलाइजर्स. ट्रैंक्यूलाइजर्स पता है क्या होते हैं? पेन किलर्स. ट्रैंक्यूलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक्स एंड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स. ठीक है, द इफेक्ट अब इनका मतलब क्या है? ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? जैसे सपोज कुछ लोगों को हाइपरटेंशन है, वो टेंशन बहुत लेते हैं, तो वो क्या करता है, उसके लिए उन्हें ट्रैंक्यूलाइजर देते हैं. मतलब उनको माइंड को ही फ्री कर देता है, स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर, या फिर डिप्रेशन से फाइट करने के लिए, एंग्जाइटी से फाइट करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं. दीज अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर द नर्व टू द रिसेप्टर. Tranquilizers are the class of chemical compounds used for treatment of stress, mild or even severe mental diseases. ये क्या करता है? रिलीव क्या करते हैं? एंग्जाइटी को कम करते हैं, स्ट्रेस को, इरिटेबिलिटी को, और एक्साइटमेंट बाय इंड्यूसिंग अ सेंस ऑफ वेलबींग. दे फॉर्म अ एसेंशियल कॉम्पोनेंट. किस में होते हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स प्रेजेंट? स्लीपिंग पिल्स में. और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैंक्यूलाइजर्स. कौन से हैं? दे फंक्शन बाय डिफरेंट मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल नॉर एड्रेनलिन है एक ड्रग. कौन सी? नॉर एड्रेनलिन. ये क्या करती है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि मूड चेंजेस होते हैं ना, उनको कम करती है. जैसे कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा मूड चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स कहते हैं जिसे. जैसे सपोज एकदम से वो खुश हो जाते हैं, एकदम से सैड हो जाते हैं, तो इन मूड स्विंग्स को कम करने के लिए देते हैं हम कौन सी ड्रग? ट्रैंक्यूलाइजर्स. ठीक है, इफ़ द लेवल, अब क्या होता है, नॉर एड्रेनलिन होता है हमारी बॉडी में, अगर इसका लेवल लो हो जाए तो हमारी जो बॉडी है वो मतलब अच्छा फील नहीं करती है. बंदा को डिप्रेशन हो सकता है नॉर एड्रेनलिन कम होने से, मतलब वो स्ट्रेस्ड फील करता है, एंग्जाइटी होती है उसे. पर अगर हम उसको क्या देते हैं, नॉर एड्रेनलिन बाहर से दे देते हैं एक्सटर्नली ट्रैंक्यूलाइजर्स में, तो क्या होता है, वो उनकी डिप्रेशन फाइट हो जाती है और वो किसकी तरह एक्ट करता है? एक एंटी डिप्रेशन ड्रग की तरह. These drugs inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline. If the enzyme is inhibited, this important neurotransmitter is slowly metabolized and cannot activate its receptor for longer periods of time, thus counteracting the effect of depression. अब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं क्या? आइप्रोनाजिड और फिनलजीन. वेरी इंपॉर्टेंट, आइप्रोनाजिड एंड फिनलजीन. फिनलजीन का दूसरा नाम क्या है? नार्डिल. नार्डिल एंड फिनलजीन एंड आइप्रोनाजिड ये दिए जाते हैं कब? जब हमें एंग्जाइटी से फाइट करना हो, डिप्रेशन से फाइट करना हो, ठीक है, या फिर स्ट्रेस से फाइट करना हो, या इरिटेबिलिटी से फाइट करना हो. ठीक है, सच ट्रैंक्यूलाइजर्स नेमली, अब और एग्जाम्पल दे रहे हैं ट्रैंक्यूलाइजर का क्या? क्लोरोडाइजोपॉक्साइड, क्लोरोडाइजोपॉक्साइड, मैप्रोबामेट, और टेंशन, ये रिलीविंग टेंशन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं. और इक्विनिल जो है उसको हम यूज़ करते हैं डिप्रेशन और हाइपरटेंशन से बचने के लिए. आगे क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरेट्स. बार्बिट्यूरेट्स भी एक टाइप के ड्रग्स होते हैं. इनके डेरिवेटिव्स कौन है? वेरोनल, अमाइटल, निम्ब्यूटाल, लेम्यूनेफ. और सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इंपॉर्टेंट. अब ये बोल रहे हैं बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं? बार्बिट्यूरेट्स होते हैं हिप्नोटिक. हिप्नोटिक का मतलब पता है आपको? जो कि स्लीप इंड्यूसिंग. कुछ लोग होते हैं जो इन्हें नींद नहीं आती, उनको बार्बिट्यूरेट्स देते हैं. ये क्या होता है? स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स होती हैं. एग्जाम्पल है इसका वेलियम और सेरोटोनिन. वेलियम और सेरोटोनिन. ठीक है, ये इन्होंने वेरोनल, वेलियम और सेरोटोनिन के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं. एनल जैसे क्या होता है? पेन किलर. रिड्यूस और अबॉलिश पेन without causing impairment of consciousness, mental confusion, incoordination or paralysis of some. अब देखो, एनाल्जेसिक क्या करते हैं? पेन को कम करते हैं पर हमें नींद नहीं आने देते. ठीक है, ये कह रहे हैं. और हमें कुछ कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं, ये नहीं कि हम मतलब हमें समझ ही ना आए क्या चल रहा है. अब इसमें दो टाइप के होते हैं. एक तो नॉन नार्कोटिक होते हैं, नार्कोटिक. नॉन नार्कोटिक यानी नॉन एडिक्टिव, यानी कि जिनसे एडिक्शन नहीं हो सकता. नार्कोटिक है जो एडिक्टिव है, जिनसे एडिक्शन हो सकता है. यही जो ड्रग्स हैं इनसे क्या होता है? एडिक्शन.
अब देखो नॉन नार्कोटिक में क्या है, नॉन नार्कोटिक यानी कि नॉन एडिक्टिव, ये तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, पेनिल एस्पिरिन यूज़ करते हैं ना। एस्पिरिन क्या करता है, इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल्स कॉल्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स व्हिच कॉज द, अब एस्पिरिन का फंक्शन क्या है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है, हार्मोन होता है एक्चुअली, जो क्या करता है हमारी बॉडी में पेन करता है, वो कॉन्ट्रैक्शंस करके हमारी बॉडी में पेन करता है। तो ये क्या करता है, एस्पिरिन का फंक्शन क्या है, उस प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम करता है, जिससे हमें पेन का जो है एहसास नहीं होता। उसके बाद these drugs कहाँ गया, एक सेकेंड, these drugs have many other effects such as reducing fever। अब ये ड्रग्स एस्पिरिन जो है ना, इसका एक और फंक्शन है एंटी पायरेटिक, पायरेटिक मीन्स फीवर को कॉज करने वाले, और एंटी पायरेटिक यानी फीवर को कम करने वाले ड्रग्स, रिड्यूसिंग फीवर। और क्या करता है, प्रिवेंट प्लेटलेट कोएगुलेशन, ठीक है। जैसे अब एस्पिरिन तब भी देते हैं जैसे जिनको हार्ट अटैक आया है, सपोज हार्ट अटैक हो रहा है उनको, तो क्या होगा, हम उन्हें एस्पिरिन दे देंगे, जिस वजह से उनका जो ब्लड है वो पतला हो जाएगा, कोएगुलेशन कम हो जाएगा, ब्लड जो है पतला हो जाएगा, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स में से ब्लड ईजिली फ्लो कर पाएगा और हमारे हार्ट को इनफ ब्लड सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्टिविटी, एस्पिरिन फाइंड्स यूज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स, गॉट इट। दूसरा है नार्कोटिक, नार्कोटिक यानी कि एडिक्टिव, जिनसे हमें एडिक्शन हो सकता है, एग्जाम्पल है इसका मॉर्फिन। पता है इन पॉइजनस डोजेज जो बहुत ही ज़्यादा देरी से क्या हो सकता है, सब स्ट्यूपर हो सकता है, कोमा में जा सकता है, कन्वर्जन्स भी ऐसे होते हैं, दौरे टाइप होते हैं ना, दौरे पड़ जाते हैं, वो कन्वर्जन्स है, अल्टीमेटली डेथ। तो ज़्यादा अमाउंट में बहुत हार्मफुल होता है। मॉर्फिन जो है कहाँ से डिराइव किया जाता है, ओपियम पॉपी एक प्लांट होता है, पेपेवर सोमनीफेरम होता है एक्चुअली इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। और ये एनाल्जेसिक्स जो हैं ये यूज़ क्यों करते हैं एक्चुअली, हम अब कहोगे कि नॉन नार्कोटिक को हम यूज़ ही क्यों करते हैं एडिक्टिव वालों को, क्योंकि ना क्या होता है, कुछ पेन्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं जिन्हें नॉन नार्कोटिक ड्रग्स नहीं ओवरकम कर पाते हैं, इसलिए उन्हें देते हैं नार्कोटिक। कौन से पेन्स, एक हो गया, कौन सा पेन हो गया, कार्डियक पेन यानी जिसको हार्ट अटैक या फिर इस टाइप के पेन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सीवियर होते हैं, पेन्स ऑफ टर्मिनल कैंसर या फिर चाइल्ड बर्थ, इन पेन्स में ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होता है, इस वजह से इसमें नार्कोटिक ड्रग्स देने वाले हैं। इसके 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं नार्कोटिक, मॉर्फिन, हीरोइन एंड कोडेन। हीरोइन आपने सुना होगा, दिस इज द काइंड ऑफ ड्रग जो ज़्यादातर मतलब एडिक्टेंस यूज़ कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स को किल करने के अपोजिंग वाला, ठीक है। अब क्या आया, डिसीज इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स मे बी कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड अदर पैथोजेंस, ठीक है। ये डिसीज़ करने वाले चीज़ें हैं। एंटी माइक्रोबियल ऑब्वियसली इनको डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। 2 टाइप के देखो, एंटी बैक्टीरियल्स हो गए जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, एंटी फंगल जो कि फंगस के खिलाफ काम करते हैं, एंटी वायरल यानी कि जो वायरस के उल्टा काम करते हैं, एंटी पैरासाइट जो पैरासाइट्स के उल्टा काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, एंटी डिसइंफेक्टेंट्स आर माइक्रोबियल। तो एंटी माइक्रोबियल में 3 आते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट, तीनों हम पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स लिविंग। तो अभी हमारे अगेंस्ट नहीं काम कर रहे, पर अगेंस्ट किसके काम कर रहे हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियाज हैं जो हमें डिसीज कर रहे हैं, वो क्या है, लिविंग है ना, तो उनके अगेंस्ट काम करती हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट द इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ देयर लो टॉक्सिसिटी इन फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। अब हमारे लिए कम टॉक्सिक होते हैं, हम जैसे कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, पर ये टॉक्सिक किसके लिए ज़्यादा है, उन बैक्टीरियाज के लिए। इनिशियली एंटीबायोटिक जो थे वो क्लासीफाई किए गए थे केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और मोल्ड्स भी कुछ एंटीबायोटिक्स को रिलीज़ करते थे दैट इनिबिट द ग्रोथ। अब ये देखो मेन बात क्या है यहाँ पे, सम प्योरली हो गया, ये तो आसान है। चलो आगे मेन बात देखो क्या है, इधर इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बता रखी है। द सर्च फॉर द केमिकल्स दैट वुड एडवर्सली इफेक्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बट नॉट द होस्ट बिगेन टू इन देन। अब क्या है, एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसी एंटीबायोटिक सर्च करने की होगी लोगों को कि ऐसी एंटीबायोटिक हमें मिले जो कि हमारे लिए तो हार्मफुल ना हो, क्योंकि हमें तो लेनी पड़ेगी उसे, और जो बैक्टीरिया है उसके लिए हार्मफुल हो। तो एक साइंटिस्ट थे पॉल एलरिच, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल एलरिच एक साइंटिस्ट थे, आपको याद होगा अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो पॉल एलरिच का नाम एक और जगह भी आया था, और वो कहाँ था, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि हमने इकोलॉजी चैप्टर में क्लास 12th में करी थी, वो आपको याद आएगा। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस भी पॉल एलरिच ने ही दी थी, ठीक है। तो पॉल एलरिच ने क्या, पॉल एलरिच एक जर्मन बोटैनिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने देखा, ही इन्वेस्टिगेटेड आर्सेनिक बेस्ड structures in order to produce less toxic substances for treatment of syphilis। तो बेसिकली पॉल एलरिच ने सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग बनाई जिसका नाम था आर्सफेनिरामाइन। मैंने आपको पहले भी बताया था
अर्सफेनिमाइन जो है ये क्या है, एक सल्फा ड्रग है। इसको दूसरा नाम है अर्सफेनिमाइन का, फेनेमाइन का दूसरा नाम क्या है, सेल्वर्सन। क्या नाम है इसका दूसरा, सेल्वर्सन। इट वॉज फर्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट डिस्कवर फॉर सिफिलिस। तो सिफिलिस के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट था, पहले सिफिलिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है, फिर ये फर्स्ट ट्रीटमेंट आया। ऑल्दो द सेल्वर्सन इज टॉक्सिक, अभी ह्यूमन के लिए टॉक्सिक है, पर ये बैक्टीरिया जो है, अब सिफिलिस कॉज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा, स्पाइरोकीट, स्पाइरोकीट के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। हमारे लिए इतना टॉक्सिक नहीं है जितना वो उस बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक है। कौन सा, स्पाइरोकीट बैक्टीरिया विच कॉजेज सिफिलिस इन द बॉडी। पॉल एलरिच ने वॉज वर्किंग ऑन एजोडाइज ऑल्सो, उसने एजोडाइज पे भी काम किया था। एजोडाइज आपने अगैन पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ही नोटेड दैट देर इज सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्वर्सन, और एजोडाई के स्ट्रक्चर में उसने देखा कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। एजोडाई में क्या होता है ना, ये वाली लिंकेज होती है, वैसे ही अर्सफेनिमाइन जो ड्रग है या फिर सेल्वर्सन ड्रग है उसमें आर्सेनिक की ऐसी लिंकेज होती है, सिमिलर काइंड ऑफ लिंकेज होती है। He also noted that the जो टिश्यूज़ हैं getting colored by the dyes selectively. Therefore, Ehrlich ने क्या किया, began to search for compounds which resemble in the structure to azodyes and selectively bind to bacteria. उसने एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट निकाला, प्रोंटोसिल which resembles the structure to the compound सेल्वर्सन। तो सेल्वर्सन और प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर काइंड ऑफ सिमिलर था। उसने इन कैटेगरी को सल्फेनामाइड बोल दिया क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा था, सल्फा। देखो हमने एक स्ट्रक्चर किया था, मैंने आपको बताया था सल्फोनामाइड, हमने शुरू में किया था, आपको याद हो अगर, ये स्ट्रक्चर था, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए इन्हें सल्फोनामाइड बोल दिया गया। दोनों में ऐसा ही कॉमन स्ट्रक्चर होता है दोनों में ये, ठीक है। डिस्पाइट द सक्सेस ऑफ सल्फोनामाइड द रियल रेवोल्यूशन, अब मेन सबसे आपको पता है पेनिसिलिन, जो एक पेनिसिलिन फंगस से निकाली गई थी, इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाली थी, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत काम आई थी, जो में अपना सोल्जर्स वगैरह थे उनके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, तो आपको बताइए। उसके बाद है बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। दो टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। अब एक बात सुनो, बैक्टीरिया तो आपको पता ही है क्या होता है, साइडल का मतलब क्या है, किल करने वाला, यानी कि बैक्टीरियोसिडल जो है, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। कौन है ये, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और ऑल्फ्लॉक्सासिन। बैक्टीरियोस्टेटिक, नाम से पता चल रहा है, स्टेटिक मतलब रोकने वाला, इनहिबिशन करने वाला। ये क्या कर देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, उन्हें मारता नहीं पर उनको रोक देता है। कौन है, एराइथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। उसके बाद दो टाइप की होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है एक, फिर होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को मार पाती हैं। बायो वालों को पता होगा, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव। केमिस्ट्री वालों को जानने की भी ज़रूरत नहीं है क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी चीज़ है, कुछ अभी जानने की आपको खास ज़रूरत नहीं है और ना ही कभी काम आएगी आपके। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों को मारती है, नैरो स्पेक्ट्रम या तो ग्राम पॉजिटिव को मारेगी या ग्राम नेगेटिव को मारेगी, या फिर वो भी उनमें से भी कम, क्या पता कुछ सिंगल ऑर्गेनिजम्स को ये मारे। लिमिटेड स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इनको। पेनिसिलिन, देखो पेनिसिलिन क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पर पेनिसिलिन जी है जो स्पेसिफिक जी, ये है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल दिया हुआ एम्फिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये दोनों जो है ना सिंथेटिकली पेनिसिलिन से डिराइव करी हुई ड्रग्स हैं, ठीक है। ये भी क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम। दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ओके सॉरी, ये जो एम्फिसिलिन और एमोक्सिसिलिन जो कि पेनिसिलिन से डिराइव की हुई है, ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद क्लोरमफेनिकोल का, जो कि अगैन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है। और उसके बाद वैनकोमाइसिन, ऑल्फ्लॉक्सासिन, ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद आया द एंटीबायोटिक डाइसिडार्जिन इज सपोज टू बी टॉक्सिक towards certain strains of cancer। तो कौन सी है ये, डाइसिडार्जिन जो भी है यार, ये क्या है, टॉक्सिक है towards these cancer strains। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ विद द नेक्स्ट थिंग। अब इन्होंने देखो स्ट्रक्चर भी दिखा रहे हैं क्लोरमफेनिकोल का और पेनिसिलिन का। अब आया एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं, जो कि
किसी भी, जैसे एंटीसेप्टिक, हम सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर, राइट, वो क्या है, एंटीसेप्टिक हैं वो, क्योंकि हमारे जैसे डेटॉल है, ठीक है, सेवलॉन, डेटॉल, व्हाट आर दीज एंटीसेप्टिक्स, यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे जो ऊपर से हमारे हाथ पे सपोज कोई बैक्टीरियाज हैं, हम उसे वॉश आउट कर लेते हैं इनसे, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स दो अलग टाइप की चीज़ें हैं। हम देखो यार, एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो हम लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ की जाती हैं एंटीसेप्टिक्स। डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि जैसे लाइजॉल हो गया आपका, है ना, फिनाइल कहते हैं जिससे हम, यानी कि जो कि फ्लोर सपोज ऐसे मतलब नॉन लिविंग चीज़ों पे यूज़ करते हैं, जैसे वाटर के अंदर क्लोरीन डाल देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट। तो लिविंग टिश्यू की बात आए तो एंटीसेप्टिक, अगर वो नॉन लिविंग टिश्यू पे यूज़ हो तो वो डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स आर applied to living tissues such as wounds, cuts, ulcers and disease of the skin। जैसे एग्जाम्पल है फ्यूरासिन, आपको बताया, उसके बाद सोफ्रामाइसिन आपने सुना ही होगा। दीज आर नॉट इंजेस्टेड, यानी कि अंदर नहीं ले ली जाती हैं, पर वो सरफेस पे लगाई जाती हैं। एग्जाम्पल है डेटॉल। अभी डेटॉल की कॉम्पोजिशन मैं आपको बता नहीं सकती कितनी इंपॉर्टेंट है। डेटॉल किससे बनता है, दो कॉम्पोजिशन है, क्लोरोजाइलिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल, ये रट लेना यार, क्लोरोजाइलिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल। उसके बाद बाइथनल। बाइथनल क्या है, बाइथनल क्या है, इज़ एडेड टू सोप्स टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। बाइथनल सोप्स में डालते हैं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। आयोडीन क्या है, एंटीसेप्टिक है। आयोडीन बनता कैसे है, 2 to 3% ऑफ एल्कोहल वाटर मिक्सचर इज़ कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि वूंड्स पे लगाया जाता है। आइडोफोम क्या है, अगेन एंटीसेप्टिक फॉर द वूंड्स है। बोरिक एसिड क्या है, आइज के लिए एंटीसेप्टिक। आपको पता होगा, अगर डॉक्टर के पास आप कभी गए हो, आई में आपको कोई इन्फेक्शन हो, तो वो आपको ना बोरिक एसिड का एक पाउडर देता है। उस बोरिक एसिड के पाउडर को आप क्या करते हो, हॉट वाटर में डालते हो और उसको कॉटन से अपने आइज पे रखते हो जहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो, ठीक है, ऐसे होता है बोरिक एसिड यूज़। अब आया डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट आपको पता है क्या बताया मैंने, जो कि नॉन लिविंग चीज़ पे यूज़ होता है, जैसे फ्लोर्स पे, ड्रेनेज सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट्स पे, एक्सेट्रा। अब एक चीज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन बीटनी, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ये, 0.2% फिनोल जो है वो एंटीसेप्टिक है, और 1% फिनोल है डिसइंफेक्टेंट। यानी कि फिनोल एक ऐसी चीज़ है जो डिसइंफेक्टेंट की भी तरह भी यूज़ होती है और एंटीसेप्टिक भी। अगर इसका 0.2% है तो वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होती है, और 1% है तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ होती है। रिमेंबर दिस प्लीज़। उसके बाद क्लोरीन इज़, अब मैंने बताया था क्लोरीन भी यूज़ करते हैं। क्लोरीन इज इन द कंसनट्रेशन ऑफ 0.2 to 0.4 ppm in aqueous solution, and sulfur dioxide is very low concentration are disinfectant। ओके, अब आया एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, यानी कि जो फर्टिलिटी को रोकती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह आ जाती हैं इसमें। एंटीबायोटिक रेवोल्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ टू पीपल। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। द इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ कॉज्ड मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, फूड रिसोर्सेज की कमी हो गई, इन्वायरमेंटल, एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए बर्थ को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग करी गई है और बर्थ कंट्रोल पिल्स बनाई गई हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसमें हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन्स होते हैं एक्चुअली, स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, ये इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद ड्रग के एग्जांपल दिए हुए हैं, नॉर्थिनड्रोम, उसके बाद नोवेस्ट्रॉल, ठीक है, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल, और इसका दूसरा नाम क्या है, नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। नॉर्थिनड्रोम भी है। दो ड्रग्स दी हुई हैं आपको इधर। केमिकल्स इन फूड, अभी हमने मेडिसिन की बात कर ली, अब आए केमिकल्स इन फूड, यानी कि केमिकल्स इन फूड क्या है, जो हम फूड में डालते हैं, जैसे फूड कलर के लिए, फ्लेवर के लिए, स्वीटनेस के लिए, इमल्सिफायर्स के लिए, फ्लोर इम्प्रूवर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स, और ये सब के लिए जो फूड में डालते हैं केमिकल्स, वो हम बात करेंगे। सबसे पहला है स्वीटनिंग। अगर हम जैसे हम देखो, सिर्फ हम शुगर से थोड़ी स्वीटनिंग करते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो कि स्वीटनिंग में काम आती हैं। जैसे सैक्रीन आपने सुना होगा, जो जैसे बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की जो वो मिलती है ना, क्या बोलते हैं, आइसक्रीम्स, उनमें सैक्रीन डला होता है, जो कि एक्सट्रीमली चीप होता है, एंड हमारे लाइक इट इज़ इवन कार्सिनोजेनिक, जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। सो आई वुड से प्लीज़ डोंट गो एंड बाय दोज रियली चीप आइसक्रीम स्टिक्स, ओके, क्योंकि उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। उसके बाद नेचुरल स्वीटनर, जैसे सुक्रोज है, वो शुगर है हमारी जो हम नॉर्मल खाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। और बता रहे हैं ऑर्थोसल्फो बेंजीअमाइड,
बेंजीमाइड जिसका दूसरा नाम है सैकरीन इज़ द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। क्योंकि ना पता है क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो आता बहुत इनएक्सपेंसिव है, और दूसरी बात क्या है कि ये जो ड्रग है ना, ये मतलब जो भी स्वीटनर है, ये ना थोड़ा सा बिल्कुल चाहिए होता है। इसकी ना स्वीटनेस की पावर 550 टाइम्स होती है। आप नॉर्मल शुगर सपोज 1 kg डालो तो इतनी जितनी स्वीटनेस होगी ना, उतनी आप इसकी अगर 550 अगर आप उतना ही अमाउंट में सैकरिन डालो तो वो 550 टाइम्स स्वीटर होगा उससे। तो ये देखो इतना ज़्यादा फ़र्क है। इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी इन यूरिन अनचेंज, तो हमारी बॉडी में कोई डाइजेस्ट नहीं होता, सीधे हमारी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। इट अपीयर्स टू बी एंटायरली इनर्ट, यानी कि बिल्कुल इनर्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। इट इज़ हार्मलेस व्हेन टेकन। अब हार्मलेस तो पहले कहा जाता था, वैसे अब इससे क्या होता है, हम मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि इससे क्या होता है, कैंसर हो सकता है। इट्स यूज इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स एंड पीपल हु यूज़ टू इनटेक। अब ये क्या होता है ना, पता है कौन ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं, जो शुगर फ्री पिल्स आती हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी व्हाट्सोएवर, ठीक है, वो भी यूज़ कर लेते हैं। या फिर जो शुगर फ्री आप देखते हैं ना, शुगर फ्री वो होती हैं, हम क्या बोलते हैं उन्हें, स्वीट्स वगैरह, उनमें भी यही डालते हैं, जिसकी वजह से स्वीट फ्लेवर तो आता है पर वो शुगर की तरह हमारी कैलोरीज नहीं बढ़ाती, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली डाइजेस्ट ही नहीं होता जब। तो एस्पर्टेम है एक और चीज़ शुगर के, ये 100 टाइम्स स्वीटर है। सैकरीन 550 टाइम्स स्वीटर है। सुक्रेलोज 600 टाइम्स स्वीटर है। एलिटेम है 2000 टाइम्स स्वीटर, यानी एलिटेम सबसे ज़्यादा स्वीटर है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो एस्पर्टेम है ना, ये एक वाइडली यूज्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर है। रफली इसकी 100 टाइम्स एज स्वीट एज द केन शुगर। और ये क्या होता है, कोल्ड फूड्स में यूज़ होता है, कोल्ड फूड्स में, ठीक है, ये हॉट फूड्स में नहीं होता। हॉट फूड्स में ये क्या कर जाता है, मतलब डीनेचर हो जाता है ये हॉट फूड्स में अगर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एलिटेम क्या होता है, एलिटेम होता है हाइपरटेंसिव स्वीटनर। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो यार, 2000 टाइम्स स्वीट है एलिटेम, तो हाइपरटेंसिव स्वीटनर तो होगा ही। ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल दैन द एस्पार्टेम, द कंट्रोल, अब इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप देख लो इतना ज़्यादा स्वीट है, आप कितना मतलब कितनी मुश्किल होगी आपको डिसाइड करने में, आप इसको कितना डालोगे। थोड़ा सा ज़्यादा डालते ही क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली स्वीट हो जाएगा कोई भी चीज़। सुक्रेलोज क्या है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। इट अपीयर्स टू इट्स अपीयरेंस इन द टेस्ट आर लाइक शुगर की तरह होते हैं, पर इट इज़ स्टेबल इन एट कुकिंग टेम्परेचर, इट डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स आ गए, जो कि ऑब्वियसली बात पता है आपको, फूड प्रिजर्वेटिव जैसे आप कोई भी लेते हो चीज़ मार्केट से, जैसे जो वो होती है ना प्रिजर्व्ड चीज़ें होते हैं, जैसे बी देम फ्राइज़ होते हैं कुछ प्रिजर्व, जो आपको डायरेक्टली मतलब पॉपकॉर्न, ये सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि नेचुरली मतलब इतने दिनों तक उनको सही रखने के लिए होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल याद रख लो, ये क्या है, सोडियम बेंजोएट, दैट इज C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। उसके बाद क्लिनजिंग एजेंट आ गए। क्लिनजिंग एजेंट में सोप्स, डिटर्जेंट आ जाते हैं। अब सोप, पहले डिटर्जेंट बता रहे हैं, सोप्स, ठीक है। सोप्स क्या होते हैं, सोप्स डिटर्जेंट होते हैं यूज्ड सिंस लॉन्ग। सोप क्लिनजिंग एक्शन रखते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं, ओलिक एसिड, स्टीरिक एंड पाल्मेटिक एसिड होते हैं इनमें। सेपोनिफिकेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप के प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। ये देख लो, ग्लिसरल एस्टर और ऑफ स्टीरिक एसिड, ये क्या है, ग्लिसरल एस्टर ऑफ स्टीरिक एसिड। देखो यहाँ पे क्या है, एक एस्टर लिंकेज, और ये CH3, और यहाँ पे ये लगा दिया C17H35 NaOH के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ एस्टर्स of the fatty acids are hydrolyzed and the soap remains in the colloidal form। यही वो रिएक्शन जो मैंने बताई वही बता रहे हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट 3 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो चलो पहले कुछ और बेसिस पे करें। एक तो टॉयलेट सॉल्ट्स हो गए, ठीक है, टॉयलेट सॉप, सॉरी। टॉयलेट सॉप में क्या होता है, टॉयलेट सॉप्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेटर ग्रेड्स ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड अ केयर इज टेकन टू रिमूव द एक्सेस अल्कली। कलर्स एंड परफ्यूम्स डालते हैं ऑब्वियसली अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सोप्स दैट फ्लोट इन द वाटर आर मेड बाय beating tiny air bubbles before they hardening। Transparent soap होते हैं are made by dissolving soap in ethanol and then evaporating an excess solvent। Medicated soap होते हैं जिनमें जैसे शेविंग सोप होते हैं, उनमें ग्लिसरॉल होता है to prevent rapid drying। Gum contains rosin is added which while making them। It also it forms sodium rosinate which
लेदर्स वेल, लॉन्ड्री सोप्स जो होते हैं वो सोडियम रोजिनेट होता है, उनमें सिलिकेट, बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट होता है। ये चीज़ें वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खास पूछी नहीं जाती हैं। सोप चिप्स होते हैं क्या, रनिंग वेरी थिन शीट्स ऑफ मेल्टिक सोप्स इन टू द कोल्ड सिलेंडर एंड स्क्रैपिंग ऑफ द सोप इन द स्मॉल ब्रोकन पीसेज। ये कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। आगे बढ़ो। वाई डू सोप डू नॉट वर्क इन हार्ड वाटर? हार्ड वाटर में सोप क्यों नहीं काम करते? क्योंकि वो क्या कर देते हैं, स्कम बना देते हैं। हार्ड वाटर में क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये देखो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है, तो ये आयन, दीज आयंस फ्रॉम द इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली व्हेन सोडियम, ये देखो अभी क्या करते हैं ये ना स्कम बना लेते हैं। जब भी ये सोप जो है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ कंबाइन करता है, तो देखो ये बना लेता है इनसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होगा वाटर में, जिस वजह से नहीं कर पाएगा क्लिनजिंग एक्शन। द इनसॉल्युबल सोप सेपरेट एज स्कम इन द वाटर एंड आर यूजलेस एज क्लिनजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लिनजिंग एजेंट नहीं कर पाते। इसलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट्स डिस्कवर हुए थे जो कि हार्ड वाटर में भी काम कर सकते हैं। द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लिनजिंग एजेंट्स दैट have all the properties of soap but actually do not contain any soap. These are used both in the soft and hard water, as they do not give foam even in hard, as they do give foam in hard water also. Some of the detergents give foams in ice cold water में भी foam दे सकते हैं। उसके बाद आयनाइनिक, कैटाइनिक और नॉन आयनिक, तीन टाइप के डिटर्जेंट होते हैं। आयनिक होते हैं जिसमें डिटर्जेंट पार्ट यानी कि बेसिकली क्लेंजिंग पार्ट जो क्लीन करता है वो होता है एनाइन होता है वो, ठीक है, वो होता है एनाइनिक। एनाइनिक सॉल्ट में एग्जांपल आते हैं लोराइल अल्कोहल, लॉरेल बोल दो, या तो शायद इसको लॉरेल बोलते होंगे। लॉरेल अल्कोहल को पहले H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, फिर उसको NaOH के साथ करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, लॉरेल अल्कोहल। तो इसमें 12 कार्बन है, आप देख लो 12 कार्बन है, राइट, ऐसे याद रख लेना बस, इसमें 12 कार्बन है। डू डेकाइल क्या होता है, डू-डेक, ओके। डू एज एन 2 यानी कि डेक यानी कि 10, तो यानी कि 12 कार्बन हो गए बेंजीन के अलावा, ठीक है। डू-डेकाइल बेंजीन को वही पहले H2SO4 के साथ कर दिया, NaOH के साथ कर दिया, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आया कैटाइनिक यानी कि इसमें क्लेंजिंग एजेंट क्या है, कैटाइन है। एग्जांपल है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, देखो सिटाइल ट्राई मिथाइल, ये 3 मिथाइल है, अमोनियम ब्रोमाइड, ये सिटाइल ग्रुप हो गया, सिटाइल 15-6, यानी कि इधर तो देखो 16 कार्बन है, फिर 1 2 3, ठीक है। नॉन आयनिक यानी कि जिसमें कोई खास आयन का वर्क नहीं है, कोई भी आयन्स नहीं होते जो कि वो करते हैं। स्टीरिक एसिड पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल मिलके एसिड बना देता है, डिटर्जेंट बना देता है एक्चुअली। उसके बाद मेन प्रॉब्लम दैट अपीयर्स इन यूज ऑफ डिटर्जेंट इज दैट इफ द हाइड्रोकार्बन चेन इज highly branched, then bacteria cannot degrade this easily. Slow degradation of detergents leads to their accumulation. Effluents containing such detergents reach the river. अब क्या होता है, कोई ऐसे जैसे जब सपोज अब ये यहाँ पे पॉल्यूशन की बात करें, क्या होता है, ये जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सो ज़्यादातर डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, रिवर्स में पहुँच के पॉल्यूशन कर देते हैं। इसलिए these days the branching of the hydrocarbon is controlled and kept minimum. Unbranched chains are biodegraded and more easily. अभी क्या कहते हैं, अगर ब्रांच्ड चेन होते हैं, इनमें ज़्यादा ब्रांच चेन है, तो जो ब्रांच्ड चेन होते हैं डिटर्जेंट में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या बनाते हैं, जो कि हम चाहते हैं ज़्यादातर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, इसीलिए हम ब्रांचिंग जो है वो काफ़ी रिड्यूस कर दी, ठीक है, ब्रांचिंग रिड्यूस कर दी ताकि जो उनका नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर है वो हट जाए और बायोडिग्रेडेशन रह जाए। अगर क्योंकि स्ट्रेट चेन होते हैं ना अगर, तो वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं, पर अगर ब्रांच्ड होगी तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do like, share and subscribe, that would mean a lot to me. Thank you.